तो जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट रहने वाला है। देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपका जो पैटर्न है वो EDCIL, यानी इस बार EDCIL कंडक्ट करवा रही है आपका एग्ज़ाम। जैसे कि SSC का वेंडर रहता है आपका एडिक्यूटी, और पहले था TCS। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस लेने हैं। एक बात यह भी क्लियर कर लेना कि EDCIL के जो आपके पैटर्न दे रखा है इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि किस तरह के जो आपको क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट यह करूँगा कि इतने ज़्यादा डिपेंड मत हो जाना कि आप बिल्कुल ही लाइक इजी क्वेश्चन याद करके चले जाओ और वहाँ पर जाके हो सके कि आपके मॉडरेट टाइप के आ जाए। बाकी मैं आपको ये ध्यान रखते हुए करवाऊँगा, ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के बेस के ऊपर आपके देखने को मिल जाएंगे। देखो, आपके मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और एक चीज़ और है, आपका लिमिटेड टाइम है, 20 मिनट में आपको इंग्लिश और 25 मिनट में आपको आपका राग ख़त्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैंडिड। कैंडिड का मतलब आपको देख लो सिनोनिम बताना है। हो सकता है कि आप वहाँ सिनोनिम की जगह एंटोनिम चूज़ कर लें। कैंडिड होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी जो बिल्कुल क्लियर हो, यानी जो फ्रैंक हो, जो सीधी बातें कह दे, उसे बोलते हैं फोर्थ वर्ड बोलते हैं, एंड आउटस्पोकन बोलते हैं। और एक फोर्थ वर्ड है, फोर्थ राइट है, एंड ये ऑनेस्ट हो, जो ओपन हो, ओपनली बोलता हो। बस ये वर्ड्स आपके है ना, जो ट्रूथ बोलता हो उसे बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड का यहाँ पर फ्रैंक राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं कनिंग, ये होता है चालाक। सिक्रेटिव, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। सिक्रेटिव जो चीज़ों को छिपा के रखता हो, ठीक है, और जो चीज़ों को गार्डेड रखता हो, गार्डेड करके रखता हो, ठीक है। और डिलाइटफुल, ये होता है खुशी, हैप्पी, हैप्पीनेस। 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिकल। देखो, ऑब्सोलेट है, ये ऑब्स्टिकल नहीं है। ऑब्स्टिकल होता है आपका बाधा, और ये ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट होता है प्राचीन। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप सिनोनिम ही करके आते हैं मोस्टली। कॉमन देखा है मैंने, बहुत दोस्तों को देखा, जब मैं एग्ज़ाम देता तो उन्होंने क्या करते थे कि एंटोनिम पूछा होता और वो सिनोनिम लगा के आ जाते हैं। जैसे ऑब्सोलेट का वो सिनोनिम देखते हैं सबसे पहले कि हाँ आउटडेटेड सिनोनिम ही ये आंसर करके आ जाते थे, और वो 100% कन्फर्म भी होते थे कि हाँ मेरा सही हो गया। लेकिन एक्चुअल में उनका सही नहीं होता था, गलत होता था। क्योंकि आउटडेटेड क्या होता है, इसका अपोजिट पूछा है आपसे और आप सिनोनिम लगा के आ जाता। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि एंटोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना आपको। ऑब्सोलेट के पहले सिनोनिम देख लेते हैं। आउटडेटेड, जो आउट फैशन हो चुका हो, ठीक है, आउट फैशन हो चुका हो, या फिर आपका आउट ऑफ ट्यून हो चुका हो, आउटमोडेड हो चुका हो, या फिर एक और वर्ड है इसका एंटिक्ड। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंटिक्यूटेड, एंटिक्यूटेड, आउट फैशनड, ठीक है। ये आपके कुछ इसके ऑब्सोलेट के सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम की बात करूँ मैं आपको, तो इसके एंटोनिम रहने वाले हैं जो न्यू हो, जो रिसेंट हो, जो करंट हो, जो फ्रेश हो, ठीक है, जो मॉडर्न हो। और रिसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट वैसे प्राचीन हो गया। रिजिड, ये होता है कठोर, हार्ड। नेक्स्ट है ए पर्सन वो कैंट मेक ए मिस्टेक, एक ऐसा आदमी जो मिस्टेक ना करता हो। इनडेलिबल, जिसे टाला ना सके, टाला ना जा सके। जैसे कि मृत्यु, एग्जाम्पल के तौर पे बताया, इसे टाला जा सकता है, नहीं टाला जा सकता। तो मृत्यु एक इंडेलिबल है। नेक्स्ट है
इनडेलिबल, सॉरी इनडेलिबल जिसे डिलीट ना किया जा सके। इनएविटेबल होता है, इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके। इनडेलिबल जिसे डिलीट ना किया जा सके, डिलीट ना किया जा सके, ठीक है। इनऑडिबल जो ऑडिबल ना हो, जो सुना ना जा सके। और इनफॉलिबल जो कभी फॉल ना होता हो, मान के चल लीजिए कि उससे कभी गलती ना होती हो, ठीक है, उसे बोलते हैं जिससे कभी मिस्टेक ना हो, इनफॉलिबल। ये होगा आपका राइट आंसर। आप इसे याद कर सकते हैं, इनफॉलिबल जैसे कि वो रेस लगा रहा हो और वो रेस में कभी गिरे ना, यानी कभी उससे मिस्टेक ना हो एक भी। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इडियम। अच्छा, एक इडियम या 2 इडियम आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस होता है मतलब चुप्पी तोड़ना। एक रूम में सारे खड़े हैं चुप, और एक बंदा बोलता है कुछ, तो उसे बोलते हैं ही ब्रेक द आइस, तो चुप्पी तोड़ना। इसमें क्या होगा, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड। एक स्पेल्ड करेक्ट का वर्ड एक कन्फर्म आएगा आपके एग्जाम में। तो एक वैक्यूम का पूछा है, वैक्यूम का क्या होगा, देखो वैक्यूम में डबल सी नहीं आएगा, डबल यू आएगा। तो डबल यू इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है, तो डबल सी नहीं आएगा, ओनली डबल यू आएगा, तो ये गलत है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैक्यूम। बाकी स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, डबल यू आएगा, डबल सी नहीं आएगा, डबल यू आएगा और सी सिंगल आएगा। गॉट इट। बाकी भी कुछ हैं, असैसिनेशन हो गया आपका, प्रिंसिपल की हो गई, एंड जो आपकी ग्रामर है उसकी, एंड और मिसलेनियस, मेरे एक बार आई थी मिसलेनियस की 3 एग्जाम में से, पहला एग्ज़ाम था उसमें मिसलेनियस की मेरी स्पेलिंग पूछी गई थी। अब नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, और इज लगा रखा है तो इज बीइंग में चेंज हो जाएगा। पहले तो जो आपका वॉइस है उसमें टेंस चेंज नहीं होता, तो एक चीज़ देख लीजिएगा, इज बीइंग कहाँ पर लिखा है, वाज नहीं, ये टेंस चेंज हो गया, हैज़ बीन नहीं, इज बीइंग, और इसमें इज है तो काट दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेशन चेंज करना है, ही सेड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे को किस में चेंज कर दें, द प्रीवियस डे, तो यस्टरडे में यस्टरडे नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, द प्रीवियस डे एक ये है, द प्रीवियस डे एक ये। अब इसमें देखते हैं, ही सेड आई वेंट टू, तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है ही हैड वेंट क्या होता है, ये तो गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें एरर देखना है आपको, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू अमेरिका, और लास्ट में नो एरर। इसमें अगर कोई एरर है तो ठीक है, अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा तो आप डी टिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ में मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी वन ऑफ आएगा, वन ऑफ जो भी आएगा आगे, तो यहाँ पर आपको एस लगाना है, ये प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड है, ओनली सिंगल है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और आगे जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज आएगी, ठीक है, वाज आएगी, या फिर जो भी है डू डज आएगी। व्हाट इट, सिंगुलर वर्ब ही आएगी यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, भले यहाँ पर फ्रेंड्स है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। सिर्फ 2 ही मिस्टेक आती है इसमें, जैसे कि नाइदर के साथ क्या आएगा, नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर, आइदर के साथ क्या आएगा, और रैदर के साथ क्या आएगा, रैदर, रैदर अदर, रैदर या फिर अदर, इसके साथ क्या आएगा, देन। हार्डली के साथ क्या आएगा, हार्डली, हार्डली के साथ क्या आएगा, वैन। बिटवीन के साथ क्या आएगा, बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड आएगा। गॉट इट। ही इज़ प्रोफिशिएंट, ही इज़ स्किल्ड, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन, ही इज़ स्किल्ड इन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इन आएगा यहाँ पर। ही इज़ ऑनेस्ट मैन, अब देखो ऑनेस्ट में आर्टिकल पूछा है, पहले क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा या दा आएगा, तो इसमें दा तो आएगा नहीं, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। अब नाउन के आगे एक आर्टिकल ज़रूर आएगा, नो आर्टिकल नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें एच है तो ए करेंगे, लेकिन ए गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसकी साउंड है वो वोवल की आ रही है। ओनेस्ट, क्या, ओनेस्ट,
ऑनेस्ट, इज़ ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आएगा? नो सूनर के साथ देन आएगा। नो सूनर देन, कौन से वाला देन? ये वाला देन। नो सूनर, इस सेंटेंस से 3 एरर बनते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो तीनों ही मैं आपको बता देता हूँ कौन से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। पहला क्वेश्चन है नो सूनर के साथ देन का, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। क्या नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है नो सूनर के बाद ये जो है हेल्पिंग वर्ब आई, नो सूनर के बाद नो सूनर प्लस डिड, ये राइट होगा आपका। और जो आपका नो सूनर के साथ अगर आपने डिड नहीं लगाया, पहले सब्जेक्ट आ गया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको दे सकते हैं नो सूनर और ही डिड, तो ये गलत होगा। अब तीसरा देख लेते हैं कौन सा आता है। तीसरा आता है आपका नो सूनर डिड ही रिच एंड द स्टेशन। तीसरा रहता आपका, देखो डिड के साथ आपकी जो वर्ब है ये ईडी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके लगभग 3 से 4 एरर इस क्वेश्चन में बन जाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स। इफ़, ये आगे कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है? कंडीशनल सेंटेंस का। देखो हो सकता है कि आपको ये सब पता हो, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे होते हैं, तो उन्हें मुझे बताना पड़ता है। सो थोड़ा सा वो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। इफ़ इट रेन्स आई एट होम। देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर विल देखना, विल कहाँ पर है? ये अगर आज वर्षा होती है तो मैं आज घर पे रुकूँगा। गॉट इट। हमेशा 2 फ्यूचर साथ में नहीं आएंगे, फ्यूचर प्लस फ्यूचर नहीं आएगा, पहले प्रेजेंट प्लस फ्यूचर आएगा, और पास्ट प्लस हमेशा और हमेशा पास्ट आएगा, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट आएगा। बस कुछ आपके जो हैं वो होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हें छोड़कर। जैसे कि आप पास्ट की कोई बात कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई आप ट्रुथ बोलते हो या फिर कोई फैक्ट बोलते हो, तो फैक्ट हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट में ही बोलना पड़ेगा। गॉट इट। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस? माउस का प्लूरल क्या हुआ? माइस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इट वाज, और आप कमेंट में बताना मुझे कि क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हुआ? इसका प्लूरल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। इट वाज वो ब्रोक द विंडो। इट वाज आई वो ब्रोक द विंडो, तो सब्जेक्ट आएगा इसमें बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज़ द पीक इन द वर्ल्ड, तो द है, हायर नहीं। अगर द आता है तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके आगे द आता है। एक तो रहता है सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री में कभी भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा आगे द आएगा। हाईएस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और एक चीज़ और है, देखो माउंट एवरेस्ट, आपने देखा होगा कि किसी पहाड़ के आगे हमेशा द आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द हिमालयास, ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के हिसाब से ये आपका द है, न कि किसी चोटी के आगे। जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पीक के नाम के आगे द नहीं आएगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा द, ठीक है। अगर यहाँ पर होता द हिमालयास इज़ वेरी लॉन्ग इन इंडिया, गॉट इट, तो फिर द आता। हिमालयास के आगे द आएगा, एक जो रेंज है उसके आगे द आएगा, न कि जो चोटी है उसके आगे। इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है।
एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। देखो ये होता है वर्ड फॉर्मेशन का आपका एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म वर्ड फॉर्मेशन का। तो वर्ड फॉर्मेशन आपको दे रखा है ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? नाउन। और इसका एडजेक्टिव पूछा है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, और ये आपको पता कैसे लगेगा? जब आप नाउन पढ़ोगे, जब आप एडजेक्टिव जो चैप्टर्स दे रखे हैं मैंने आपको वो पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या एडजेक्टिव होते हैं और क्या नाउन होते हैं। ये होते हैं PQRS। इस तरह से आपको अरेंज करना है। टू रीड इज़ ए गुड हैबिट बुक। अब देखो बुक्स, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा और हार्ड आ सकता है आपके, तो मैंने फर्स्ट जो सैम्पल पेपर रखा है वो काफ़ी इजी रखा है। बुक्स ये हो जाएगा बुक्स। पहले आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे कि एस से स्टार्ट करें, एस से स्टार्ट करें बुक्स आ सकता है। पी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि क्यों से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। पी से टू रीड, चलो हो सकता है टू रीड। एंड आर एक गुड हैबिट, नहीं ये तो नहीं होगा। एस बुक्स ये भी हो सकता है। तो बुक्स और आर आगे आएगा। बुक्स ए गुड हैबिट, नहीं ये भी नहीं होगा। पी टू रीड बुक्स इज़ ए गुड हैबिट, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एस बुक्स इज़ टू रीड ए गुड हैबिट, नहीं ये गलत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर होगा टू रीड बुक्स इज़ ए गुड हैबिट। द फायर वॉज पुट, देखो पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ ये होता है पोस्टपोन। ये जो मैंने आपको प्रीपोजिशन दे रखी ना उसमें आपको मिल जाएगा। पुट अवे करना, दूर करना। पुट अप उठाना, एंड पुट आउट बुझाना। पुट आउट जैसे मोमबत्ती बजाना, ठीक है, आग को बुझाने के सेंस में, बुझाने के सेंस में। तो यहाँ पर क्या आएगा? पुट आउट द कैंडल। द सोल्जर शोड इमेंस, यहाँ पर क्या आएगा? कावर्डाइस, फियर, वीकनेस या फिर ब्रेवरी। देखो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखनी है, फियर, वीकनेस और कावर्डाइस ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं, तो इनमें से आंसर नहीं हो सकता तीनों में से ही, तो एक यह बच गया ब्रेवरी, और ब्रेवरी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इन सभी के आगे क्या लगेगा? सिंगुलर। ये सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर यहाँ पर एक ही है। आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, सिंगुलर एक ही। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये आपका इंग्लिश हो गया, और ध्यान रखना इंग्लिश 20 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। हो सकता है मुझे ज़्यादा टाइम लग गया हो क्योंकि मैं आपको समझाने में व्यस्त था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका रागा का। अब ये पार्ट खुलेगा, जैसे 20 मिनट होगा, लगभग आपको 4 से 5 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक आपका रागा का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 3, 7, 15। ये आपकी सीरीज़ का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 किया, 7 को मल्टीप्लाई 2 से 1 किया। इसी तरह से 63 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 करना है। 6 और लास्ट में 7 आना चाहिए, तो लास्ट में 7 इसके आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 63 से 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 आए, पहले आप सीधा देख लीजिएगा। 3 2 जा 6 और प्लस 1 करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, तो 7 किसके लास्ट में? ए आपका राइट आंसर होगा। गॉट इट। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी ये कन्फर्म करके दिखाना है कि 127 ही आएगा, आपको बस राइट आंसर चूज़ करना। वहाँ कोई नहीं पूछेगा आपसे कि 127 निकाला तो कैसे निकाला आपने। ACFGO इसको देख लीजिए। ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, एफ 6 पे, 10 और 15, इसमें 2 का गैप है। और नेक्स्ट जो नंबर है इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है और इसमें 5 का गैप है, इसमें 6 का गैप आएगा, तो 21 नंबर पे आएगा। तो 21 नंबर पे क्या आता है? ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 21 पे आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट।
बर्ड, बर्ड को ये रखते हैं तो फिश को क्या लिखेंगे, बर्ड। बी 2 नंबर पे आता है, आई 9 पे, 18 पे और डी, तो इसको एज इट इज़ नंबर के हिसाब से लिखना है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 9 19 और 8, 6 9 19 8। रीजनिंग के काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इजी के चक्कर में आप ये मत कर देना कि जल्दी जल्दी में 6 9 आप कहीं पे 18 8 लगा के आ जाओ, ठीक है। ऐसी गलती मत कर देना, आते आते क्वेश्चन गलत होते हैं रीजनिंग में, और ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो तब भी देख लेना। और हाँ, जो मैं मॉक टेस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करना कि पहले पॉज करके खुद आप कर लो। अगर आपको आता है तो उसे स्किप कर दीजिए, सुनने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बेजोड़ का चयन करें। आपको ये ओड वंस आउट का क्वेश्चन है। तो ओड वंस आउट में एक टमाटो दे रखा है, एक कैरेट है एंड एक पोटैटो है, एक ही आपकी मूली है। तो आपको ये सब पता है, जड़ है, ये गाजर है, आलू है, मूली, ये सारी ज़मीन के नीचे जड़ है उसमें उगती है, और ये टमाटर है जो ज़मीन के ऊपर, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। इसमें क्या करना है, आपको खुद को इमेजिन करना है कि आप वहाँ पर खड़े हैं, आप ही राम हैं। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, मेरी बहन होगी, तो मेरी बहन होगी राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़े से और इसे एडवांस आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवा दूँगा। मोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। मोहन यहाँ पे खड़ा है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलता है, गॉट इट। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर ये हो गया राइट साइड। इमेजिन कर लीजिए आप ऊपर जा रही हैं, फिर आप राइट साइड मुड़ते हैं, तो ये वो 5 मीटर चलता है, 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर इमेजिन करो आप ऐसे खड़े हो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, तो फिर ये 10 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, तो यह कितना है, 5 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पुरुष डॉक्टर पिता सही आरेख बताइए। इसमें मैंने आपसे गलती से नहीं वो आरेख बनाई, बाकी इसका बता देता हूँ मैं आपको। तीनों अलग अलग नहीं, देखो जितने भी पिता हैं वो सारे पुरुष होंगे, जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे मेल होंगे, ठीक है। तो सारे अलग अलग हैं, ये गलत हो गया। एक के अंदर है, एक के अंदर देखते हैं डॉक्टर, ज़रूरी थोड़ी है भाई डॉक्टर मेल ही हो, हैं, ये भी तो हो सकता है। इसका आरेख इस तरह से होगा, यहाँ पर फीमेल है, फीमेल, कुछ फादर भी डॉक्टर हैं, कुछ मेल भी डॉक्टर हैं, और कुछ फीमेल भी डॉक्टर हैं, तो एक के अंदर होंगे, नहीं ये भी गलत है। डॉक्टर अलग है, नहीं डॉक्टर अलग भी नहीं होंगे, क्यों भाई, डॉक्टर आदमी क्या डॉक्टर नहीं हो सकते, तो फिर एक पुरुष के अंदर डॉक्टर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको एक आरेख। देखो सबसे पहले फादर, ये आपके फादर हो गए, और ये हो गया आपका मेल, ये क्या हो गया, मेल। और कुछ ऐसे हैं जो फादर भी डॉक्टर हैं और मेल भी डॉक्टर हैं, और यहाँ पर ये हो गए फीमेल, गॉट इट। ये आपका आरेख बनेगा इसका। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2012 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2013 का कौन सा दिन होगा। देखो इसमें डायरेक्ट एक ही है, 2012 है ना, तो इसमें आप देखनी है कि इस ईयर में फेब में 29 दिन होंगे, तो इसमें 365 नहीं 366 दिन होंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 35 1 16 7 14, 2 दिन बच जाएंगे शेष, ठीक है। तो 2 दिन शेष बच जाएंगे, यानी 2 + 2 डेक कर दीजिए। गोरेट मैंने कैसे किया, देखो हर 7वें दिन के बाद में सेम डे आता है, हर 7वें दिन के बाद में, तो इसमें 7 7 का जितना डिवाइड कर दोगे तो ये 5 जा 7 × 7 5 जा और 7 2 जा प्लस 2 डे अलग से बच जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार था तो मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या हुआ। क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है भाई, कन्फर्म आता है, पिछली बार हर शिफ्ट में क्लॉक से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्लॉक से मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लेना अच्छे से। अगर कोण निकालना हो तो 30h -11/2 और जितने भी मिनट्स हैं आपकी, और इसको एक मोड में बंद कर दीजिएगा, यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 30h आवर क्या है, आवर है 3 घंटे, तो इसमें हो जाएगा 30 × 3 -
11/2 मिनट्स कितनी है 30। और आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये मोड में बंद है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। 1 मिनट, पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर होगा 90 माइनस 30 को इससे करेगा 15, तो 11 गुना 15 कितना होगा 165। देखो 11 गुना 15 निकालने का तरीका, वैसे तो बहुत तरीके हैं। 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो 15 को ऐसे लिख दो और 15 को ऐसे लिख दो। अरे यार सॉरी, जैसे कि 15 को ऐसे लिख दूँ और 15 को ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 5 6 1 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन एक और भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। 11 से हो या 12 से हो, जैसे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप एक काम कीजिएगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर 5 से। अब 10 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे 150 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 से होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से कर देते। जैसे 13 से करना होता तो 13 से होता तो पहले 10 से और फिर 3 से। पहले 10 से करोगे 150 और 3 से करोगे तो 45, तो फिर 145 और इसको जोड़ोगे तो 195। वोट इट, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165, 165 को 90 से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। वैसे माइनस में आता है लेकिन ये मोड है जो हमेशा पॉजिटिव में रखता है। ये फॉर्मूला ही हमेशा इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर 90 इसको 100 मान लीजिए, 65 और 75 इसका राइट आंसर होगा। तो 75 यहाँ पर है ए ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 31। एक पंक्ति में राहुल बाईं से 15वें और दाईं से 20वें स्थान पे हैं, तो कुल टोटल इसमें हमेशा आपको क्या करना है 15 + 20, बाईं से कितने और दाईं से कितने, दोनों को जोड़ के -1 कर दो, कितने हो गए 15 20 25 और 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुना और गुना को भाग और भाग को प्लस कर दिया जाए तो माइनस को क्या कर रखा है सॉरी, माइनस को गुना कर रखा है, ठीक है। और प्लस को क्या कर रखा है, प्लस को आपने कर रखा है माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मास से क्या होगा मल्टीप्लाई, 20 - 5 क्या आएगा आंसर 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है लेकिन जल्दी जल्दी में आप गलत मत कर देना। नॉलेज, नॉलेज शब्द अक्षरों पर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नो, नो तो पहला ही है, ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। नॉलेज ये भी नहीं होगा। गोड, गोड देखते हैं भाई, GOD ये भी बन सकता है। ग्रेट, आर, आर इसमें नहीं है तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ग्रेट वर्ड आपका नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है पक्षी घोंसला। जैसे पक्षी घोंसले में रहता है, शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है भाई, डैन में। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है, 2 2 की स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर ये, और अब 256 का स्क्वायर पूछा है। तो 6 की स्क्वायर क्या होगी 36, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, लास्ट में 6 ना इसके ना इसके। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब देखो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 200 का स्क्वायर ही आपका 40,000 होता है, तो ये 4,000 तो होगा नहीं, यही राइट आंसर होगा आपका। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, जैसे राम है और ये श्याम है, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय मान के चलो 100 है, तो राम की आय कितनी होगी 25 अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, दोनों का डिफरेंस कितना है 25, तो श्याम की आय राम से यानी 125 गुणा 100। श्याम की आय, राम की आय जो है पहले वो श्याम की आय से 125 है, 25% ज़्यादा है। मान के चलो कि श्याम की आय जो है कितनी है, श्याम की आय 100 है, श्याम 100 रुपये कमाता है, तो राम कितने कमाएगा 125 कमाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि राम की आय, श्याम की आय राम से कितने % कम है, श्याम की आय राम से कितने % कम है, तो श्याम की और उनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया 25। तो किस से कंपैरिजन कर रहे हैं, राम से कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, राम से, तो राम से कर रहे हैं तो राम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 125, ये क्या आ जाएगा 5, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 20, आपका राइट आंसर होगा। जिसको से, जहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता तो जिससे से कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी वैल्यू नीचे आएगी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का
कितना हो जाएगा, 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल रख दीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 12 और सेलिंग प्राइस 15, कट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस यानी आप परचेज कितने में किए कोई चीज़ 4 में, और सेल कितने में कर रहे हैं 5 में। यानी कोई चीज़ आप 400 में लेके आ रहे हैं और उसे 500 में बेच रहे हैं, कोई चीज़ आप 4 रुपये की लेके आ रहे हैं 5 में बेच रहे हैं, तो कितने % का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने का, 1 का फ़ायदा हो रहा है। और कितने पे फ़ायदा हो रहा है, कितने का लेके आए थे, कॉस्ट प्राइस जितने का लेके आए थे, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% आपका फ़ायदा हो रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25। अब इसका रेशियो बताना है। A रेशियो B 3:4 और B रेशियो 4:8 है, 8:9 है। वैसे तो आप इसको A रेशियो B और B रेशियो C करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो इसमें आपको दोनों में एक चीज़ कॉमन दे रखी है। यहाँ पर B की वैल्यू 8 है, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो एक काम करो, इसको भी 4 B की वैल्यू जो इक्वल कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6:8। इसको 6:8 में लिख सकते हैं, और ये 8:9। यहाँ पर B की वैल्यू 8 है और यहाँ पर भी B की वैल्यू 8 है। अब A की वैल्यू यहाँ पर 6 और C की वैल्यू क्या है, 9 है। तो A/C पूछा है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर C/A पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। A/C क्या होगा, 6:9। 6:9 को कट करोगे तो 2:3 है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर देखो, इसमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम, पहले 10 नंबर के प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है, औसत। तो एवरेज में क्या है कि पहले 10 नंबर देख लो, 2 3 प्राइम नंबर, 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 9 10 11 13 17 और 18 19 20 21 22 और फिर 23 और फिर क्या होगा आपका 29। ये 10 नंबर हो गए, 3 4 5 और 3 2 5। अब इसका एवरेज निकालना है 10 नंबर का, तो ये हो जाएंगे टोटल 10, यहाँ तक 100 हो जाएंगे और 29, 129 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 का 10% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए CI निकालें। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है तो देखो। 1000 का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये पहले साल के लिए। सेकंड साल के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 100 रुपये। लेकिन अब सेकंड साल आपको 100 रुपये का भी ब्याज देना पड़ेगा, तो 100 का 10% कितना हुआ, 200 रुपये। अब ये काउंट कर लो कितने हो गए, 200 और प्लस 10 ये हो गई, तो टोटल कितने हो गए, 210 रुपये आपके राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 की स्क्वायर और डिवाइड बाई में 100, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 10 + 10 20 और 100 से काटोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 21 आपका 21% राइट आंसर होगा। तो 21 में आपको देखना है कि 21% 1000 का कितना होता है, 1000 का 21% कितना होता है, 210। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 × 15, इसका इजी सा फॉर्मूला है, 10 × 15, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 2 3 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर/आवर की गति से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो एक खंबे को हमेशा नेगलेक्ट करना है आपको, और इसमें आपको दूरी दे रखी है किसकी, ट्रेन की। एक ट्रेन है और इसको एक खंबे से पार करवाना है, तो इसकी आपको दूरी मिल चुकी है और स्पीड मिल चुकी है। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब आपको क्या पूछा है इसने, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 150 मीटर, लेकिन उससे पहले आपको ये किलोमीटर मीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर को हमेशा मीटर में चेंज करना होगा, तो उसको क्या किस तरह से चेंज करेंगे, 54 को 5/18 से। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से, और अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 18/5 से करें या फिर 5/18 से। देखो मीटर में चेंज करना है तो ऊपर छोटी संख्या आएगी, और जब किलोमीटर में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी। 18 3 और ये हो गया 15, तो यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम क्या आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड राइट आंसर होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम पूछा है। एक बेलन मतलब सिलेंडर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। आधार मतलब बेस, और रेडियस। एक सिलेंडर है जिसका बेस की रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट की स्पेलिंग आती है भाई ध्यान रखना, HEIGHT आएगा, न कि HIEGHT। गॉट इट। हाइट के आगे 10 सेंटीमीटर। तो अपने को वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, πr²। पहले तो इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, हाइट से, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया क्या होगा इसका, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है रेडियस है 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7। हाइट कितनी है, हाइट है 10, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो भी चीज़ 7 से कट रही है वो यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अपने को 7 से देखनी है, ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, ये 7 14 और बच गया 2 24, ये भी नहीं कट रहा, 14 ये भी नहीं कट रहा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, इस जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें वॉल्यूम पूछ रखा हो, है ना, या फिर एरिया पूछ रखा हो सर्कल के रिलेटेड, सर्कल या सिलेंडर, या फिर जो आपका गोला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, स्पेयर, ठीक है, स्पेयर, इन सब के रिलेटेड अगर वॉल्यूम पूछ रखा हो, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता, मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखो वैसे तो आपको फार्मूला वगैरह से करना चाहिए, लेकिन अगर ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं आता, तो आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना जो भी आंसर आपका, तो उसके ऊपर फोकस करना है कि कौन सा 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एकमात्र ये है जो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये आपका पूरे चांसेस है कि आपका राइट आंसर होगा। अब आ गए भाई जीके के क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 64 में लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ब्राइटन वीनस है, शुक्र, वीनस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि इजी है लेकिन फिर भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है, ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की, और ये जवाहरलाल नेहरू में कहाँ लिखी थी, जेल में लिखी थी। नेक्स्ट है 49 भारत अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। एक चीज़ और है 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को, किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में। और किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त आज़ादी का दिन, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। बाकी अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
और हाँ, अगर आपके पास पढ़ने का अभी तक मटेरियल नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ से पढूँ, या फिर EDCIL का जो भी है आपका मटेरियल है आप कहाँ से पढ़ें, आपको अभी तक नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और आपका क्या स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को आगे मेरे को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा, जो कि आपका धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल तक आपके करवा दूँगा, ठीक है। जितने लगभग आपको मैं ये मान के चलो 30 प्रैक्टिस सेट भी करवा दूँगा ना, तो 30 प्रैक्टिस सेट से भी आपके अगर 50 में से 30 प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से याद कर लिए, तो ये मान के चलो लगभग आपके 35 प्लस मार्क्स आराम से इस प्रैक्टिस सेट से ही आ जाएंगी, ठीक है।